नमस्कार, बीडीवी न्यूज के इस बुलेटिन में आपके साथ मैं हूं स्वाति। शहर से जुड़ी खबरों को देखेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कांग्रेस को लगा झटका, कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू भाजपा में हुए शामिल। मेयरिन काउंसिल के सदस्यों ने दिया पद से इस्तीफा, हालांकि बने रहेंगे कांग्रेस में, नई एमआईसी का होगा गठन। हरदा में हुए हादसे के बाद हरकत में आए जिला प्रशासन, कलेक्टर एसपी ने कठौंदा फटाका बाजार का निरीक्षण कर दुकानें की सील। और युवती को युवक ने मारी गोली, रसल चौक क्षेत्र में हुई घटना, घायल युवती को इलाज के लिए निजी अस्पताल में किया गया भर्ती, जांच में जुटी पुलिस। लोकसभा चुनाव के ठीक पहले कांग्रेस को एक बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस नगर अध्यक्ष एवं महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस को छोड़कर भाजपा का दामन थाम लिया है। प्रदेश के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने भोपाल भाजपा कार्यालय में अन्नू सिंह को भाजपा की सदस्यता दिलाते हुए उनका स्वागत किया है। अचानक हुए हृदय परिवर्तन के चलते जबलपुर के महापौर एवं कांग्रेस नगर अध्यक्ष जगत बहादुर सिंह अन्नू ने कांग्रेस छोड़कर भाजपा ज्वाइन कर ली है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एवं भाजपा प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा ने अन्नू सिंह को भोपाल में भाजपा की सदस्यता प्रदान करते हुए स्वागत किया है। इस दौरान पार्टी कार्यालय कैबिनेट मंत्री राकेश सिंह एवं भाजपा नेता नरोत्तम मिश्रा भी मौजूद रहे। हमारे जानकारों का कहना है कि पार्टी बदलने के बाद भी अन्नू सिंह महापौर पद पर काबिज रहेंगे, सिर्फ एमआईसी में परिवर्तन होगा। हालांकि इस घटना ने राजनीतिक हलचलें तेज कर दी हैं। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू के पार्टी बदलने के बाद नगर निगम में सत्ता का परिवर्तन हो गया है। एक एक कर सभी एमआईसी सदस्यों ने अपना इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले मेयरिन काउंसिल के सदस्यों का कहना है कि वे कांग्रेस में बने रहेंगे और पार्षद के रूप में वार्ड की जनता की सेवा करेंगे। महापौर जगत बहादुर सिंह अन्नू द्वारा पार्टी बदलते ही नगर सत्ता भी बदल गई है। मेयरिन काउंसिल के सदस्यों ने अपना इस्तीफा एमआईसी सचिव केसी पांडे को सौंप दिया है। श्री अमरीश मिश्रा सदस्य मेयरिन काउंसिल द्वारा इस्तीफा दिया गया है और इन्होंने अपने उल्लेख किया है कि श्री जगत बहादुर अन्नू भाजपा में शामिल हो गए हैं और मेरी निष्ठा अखिल भारतीय कांग्रेस पार्टी में है। मैं पार्टी का एक निष्ठावान सिपाही हूँ। मैं नैतिकता के आधार पर महापौर परिषद से त्याग पत्र देता हूँ। इस्तीफा देने वाले एमआईसी सदस्यों का कहना है कि वे लोग कांग्रेस में बने रहेंगे और बतौर पार्षद जनता की सेवा करेंगे। आज हमने एमआईसी सदस्य के तौर पर जो मेरी नियुक्ति थी, मैंने उसका इस्तीफा माननीय एमआईसी सेक्रेटरी को दिया है महापौर जी के नाम से। चूँकि मैं कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हूं और कांग्रेस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ा था, पार्षद बना था और वर्तमान में जो महापौर जी वो भी कांग्रेस पार्टी के ही टिकट पर चुनाव लड़े थे, उस नाते मुझे एमआईसी सदस्य में मनोनीत किया गया था। लेकिन अब वो जब भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता उन्होंने ग्रहण कर ली है और मैं कांग्रेस पार्टी का सच्चा सिपाही निष्ठावान कार्यकर्ता के रूप में काम करूंगा, अपने वार्ड की सेवा करूंगा। लेकिन चूँकि वो भारतीय जनता पार्टी के अब सदस्य हो चुके हैं तो एमआईसी के रूप में मैं उनके साथ किसी प्रकार का कार्य नहीं कर सकता। इसलिए आज मैंने अपना इस्तीफा सौंपा है माननीय एमआईसी सेक्रेटरी को महापौर जी के नाम से कि अब हमारी विचारधारा अलग है तो मैं उस एमआईसी सदस्य के रूप में कार्य नहीं कर सकता। महापौर जी दूसरे दल में चले गए हैं और उनके चले जाने से जो मैं क्योंकि महापौर कि उसमें एमआईसी मेंबर में सदस्य था तो मैं अपने पद से मानवता का इस्तीफा दे रहा हूं और अपने वार्ड की जनता की निरंतर पार्षद बन के सेवा करता रहूंगा और आज मैं इस्तीफा दे रहा हूं। हमारे जो एमआईसी मेंबर जितने हैं लगभग तो जानकारी है सभी इस्तीफा दे रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अब नए सिरे से मेयरिन काउंसिल का गठन होगा जिसमें भाजपा के पार्षदों को एमआईसी सदस्य बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने जबलपुर प्रवास के दौरान हरदा में हुई घटना पर शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि इसके पूर्व में भी हरदा में सिमी की गतिविधियां तेज थीं और वहां पर इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का होना शंका उत्पन्न कर रहा है। हालांकि मुख्यमंत्री इसकी जांच करा रही हैं। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती जबलपुर प्रवास पर पहुंची और भेड़ाघाट में रात्रि विश्राम के बाद रवाना हुई। रवाना होने के पूर्व उमा भारती ने मीडिया से चर्चा करते हुए
हरदा में हुए हादसे पर शोक व्यक्त किया और कहा कि हरदा सेमी आतंकियों का गढ़ रहा है। ऐसे में इतनी बड़ी मात्रा में विस्फोटक सामग्री का होना संदेह उत्पन्न कर रहा है। चर्चा के दौरान उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ पर तंज कसते हुए कहा कि कमलनाथ परिवारवाद की राजनीति करते हैं। इसके अलावा शराब के दामों में वृद्धि एवं शराबबंदी पर उन्होंने टिप्पणी की है कि इसके लिए समाज में जागरण लाने की जरूरत है। जब पीने वाले शराब के सेवन के दुष्परिणामों को समझेंगे तभी शराबबंदी सफल हो पाएगी। इसके अलावा पूर्व सीएम ने यूसीसी बिल और लोकसभा चुनाव पर भी चर्चा की। शराब पीने वालों को कंट्रोल करने के लिए परिवार के अंदर जागृति, मोहल्लों में जागृति, लोगों में जागृति, ये तो सरकार वाला हिस्सा है जो शिवराज जी ने पूरा किया था और मोहन जी ने उसको और आगे बढ़ा दिया। लेकिन असली चीज़ तो ये है कि समाज में उसका प्रतिरोध करने के लिए अब लोगों को खड़ा होना पड़ेगा। कॉमन सिविल कोड ही भारत को एकात्मता में बांधेगा कानूनी तौर पे। वैसे तो भारत एकात्म है और भारत ने अपनी एकात्मता पूरे अयोध्या के समय पे दिखा दी। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद शिलान्यास के बाद प्राण प्रतिष्ठा, इससे पूरी दुनिया देखती रह गई। नहीं तो हमारे देश की तो बदनामी थी कि हम जाति और धर्म में झगड़े करते हैं, बटे रहते हैं। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड तो इसके लिए है कि लोग एक समान कानून से बंधे हों, एक समान नियम से, एक समान जीवन पद्धति से बंधे हुए हों। उत्तराखंड ने तो एक कदम उठाई है, सभी देश के राज्य कदम उठाएं और हमारी राष्ट्रीय सरकार ने तो इस पे विचार के लिए बात हमेशा से कही है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। अमित शाह के पिताजी कौन थे, नरेंद्र जी के पिताजी कौन थे, मेरे पिताजी कौन थे, हमारे यहाँ ऐसा नहीं चलता। ये तो कांग्रेस में है। कांग्रेस इस परंपरा को, परिवारवाद को ख़त्म कर ही नहीं सकती। उसको आगे बढ़ा रहे हैं कमलनाथ जी। जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को 500 बिस्तरों का अस्पताल बनाने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। 3 मंजिला नया भवन बनाया जा रहा है जिसमें 4 नए ऑपरेशन थिएटर होंगे। कमजोर और जरूरतमंद लोगों के लिए राहत भरी खबर है कि जिला चिकित्सालय विक्टोरिया को 500 बिस्तरों वाला हॉस्पिटल बनाया जा रहा है। इस पर कार्य प्रारंभ हो चुका है। अधिकारियों के मुताबिक अगले 1 साल में हॉस्पिटल की तस्वीर बदल जाएगी। 3 मंजिला नए भवन में 4 नई ओटी बनाई जाएंगी, यानी कुल 7 ओटी हो जाएंगी। जरूरतमंदों को आसानी से और उम्दा उपचार प्राप्त होगा। इसमें लगभग 200 बेड रहेंगे और 200 बेड के साथ साथ इसमें 4 ओटियाँ भी रहेंगी। ये जो 4 ओटी हैं ये स्पेशलिटी वाइज ओटी हैं, जैसे सर्जिकल ओटी है, ऑर्थोपेडिक ओटी है। तो ये ओटी होने से क्या है कि ये जो अभी जो हमको ओटी में कमी पड़ती है या लोगों को जो देर लगती है ऑपरेशन में, ये देर ख़त्म हो जाएगी। हम एक साथ जो है 2 सर्जन को लगा सकेंगे। अभी हमारे पास 3 ओटी हैं जिसमें एक ऑर्थोपेडिक रहता है, एक जनरल सर्जरी की ओटी रहती है और एक अदर ओटी रहती है। तो इसमें कई बार लोगों के लिए डेट ज़्यादा रहती है, मतलब 1-1 सप्ताह 10-10 दिन लग जाते हैं ओटी खाली होने में। तो उस प्रकार से ये ओटी बनने से भी उनको बहुत फ़ायदा होगा। इसके अलावा वहाँ पे जो डिपार्टमेंट हैं वो डिपार्टमेंट वाइज रहेंगे, जैसे एक CT स्कैन मशीन रखने की भी जगह है, एक्सरे मशीन की भी उसमें सुविधा है। तो ये सुविधाएं होने से क्या है कि एक ही जगह पे इलाज भी हो जाएगा, मरीज को भटकना भी नहीं पड़ेगा, वहीं पैथोलॉजी भी हो जाएगी और सारी की सारी सुविधाएं एक जगह मिल जाएंगी। ये कितनी मंजिल करीब रहेगा अगर देखा जाए तो? 3 मंजिल? ये अभी 3 मंजिल रहेगा, पर इसको 3 मंजिल और बढ़ाया जा सकता है। अधिकारियों का कहना है कि नए भवन में CT स्कैन सहित कई अन्य आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध रहेंगी। हरदा में अवैध पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे के बाद जबलपुर जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया और शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पटाखा बाजार एवं फैक्ट्रियों की जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। इसी कड़ी में कलेक्टर दीपक सक्सेना एवं SP आदित्य प्रताप सिंह ने दलबल के साथ कठौंदा स्थित पटाखा बाजार का निरीक्षण कर फिलहाल जाँच होने तक उसे सील कर दिया है। हरदा में पटाखा फैक्ट्री में हुए हादसे से सबक लेते हुए जिला प्रशासन भी अलर्ट मोड पर आ गया है और इसी सिलसिले में कलेक्टर दीपक कुमार सक्सेना एवं SP आदित्य प्रताप सिंह ने दलबल के साथ कठौंदा स्थित पटाखा बाजार पहुंचकर दुकानों का निरीक्षण किया। सीजन में लगा बोला हुआ था इससे ज़्यादा नहीं होगा। रोड है, मिट्टी है,
सारी चीज़ें इसमें ये ग्रेडेड इसलिए है आता हम लोग का जो होता है वो जैसे 14 हो गया 2.5 2 क्वांटिटी के हिसाब से कम बारूद अंतर तो बारूद का वेट होता है। इसमें कुछ लिखा रहता है इसकी ऊपर निर्देश? नहीं, इसमें चलाने का निर्देश है सर। कलेक्टर दीपक सक्सेना ने बताया कि दुकानों में कमियां पाई गई हैं, लिहाजा प्रशासनिक जांच तक दुकानों को सील कर दिया गया है। जिले में कुल मिला के 137 इकाइयाँ हैं जो लाइसेंसी हैं। उन सभी की जांच के लिए हमने एसडीएम और एसडीओपी की एक टीम गठित की है जो लगातार जांच आज पूरे दिन भर करेंगे। आज यहाँ का जो मेन मुख्य बाजार है जबलपुर का, इसकी जांच भी सुबह से हमारी टीमें कर रही हैं। तो जांच कार्रवाई कैसी चल रही है उसका इंस्पेक्शन करने के लिए एसपी साहब और हम लोग यहाँ आए हुए थे। प्राइमा फेसी आपने भी देखा है कि जो सुरक्षा के जो नॉर्म्स हैं उन नॉर्म्स का भी पालन नहीं हो रहा है। ख़ासतौर से स्टॉक को रखने के लिए जिस तरह के रजिस्टर इनको रखे जाना चाहिए और किस शॉप में कितना स्टॉक है उसका वेरिफिकेशन नहीं हो पा रहा है। तो और इन सारी चीज़ों को देखते हुए अभी हमने इनके साथ बात करके निर्णय लिया है कि जब तक इनके स्टॉक का वेरिफिकेशन प्रॉपर्ली नहीं हो जाता है तब तक के लिए यहाँ पर जितनी इकाइयाँ हैं इन सारी इकाइयों को सील्ड किया जाएगा। और गुरंदी बाज़ार में और गलगला में हमने टीमें भेजी हैं, वहाँ पे भी यदि किसी तरह की कोई अनियमितता पाई जाएगी तो कार्रवाई होगी। सर, ये चेकिंग हमेशा क्यों नहीं चलनी चाहिए? जहाँ कोई बड़ा आप सही कह रहे हैं, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं कि चेकिंग नियमित रूप से चलना चाहिए। कलेक्टर और एसपी की प्रायोरिटी में होना चाहिए। एसडीएम और सीएसपी को लगातार इसकी जांच करना चाहिए। लाइसेंस में शर्तें भी हैं कि इसे नियमित अंतराल पर इसकी जांच होना चाहिए। 1 साल में नवीनीकरण होता है तो नवीनीकरण के समय तो 100% इसकी जांच होना चाहिए। इस तरह के जो भी नॉर्म्स हैं इंस्पेक्शन के संबंध में उन सारे नॉर्म्स का पालन सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं गुरंदी एवं गलगला स्थित दुकानों की भी जांच की जा रही है। गोहलपुर में शासकीय यूनानी औषधालय कंपाउंडर के भरोसे चल रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से औषधालय में चिकित्सक नहीं है, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। गोहलपुर में स्थित शासकीय यूनानी औषधालय बिना चिकित्सक ही संचालित हो रहा है। पिछले 5-6 वर्षों से यहाँ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है। कंपाउंडर के भरोसे क्लिनिक चलाया जा रहा है, इसके बावजूद अधिकारी ध्यान नहीं दे रहे। ये यूनानी औषधालय है, ये गोहलपुर क्षेत्र में बहुराबाग चौक है, वहाँ पर स्थित है, ठीक है ना। इसमें जैसे आयुर्वेद होता है उसी तरीके से यूनानी औषधालय होता है। तो आयुर्वेद के तरीके से इलाज होता है, जैसे आयुर्वेद में होता है उसी तरह की दवाइयाँ इसमें होती हैं, जड़ी बूटी वाली दवाइयाँ होती हैं। इससे लोगों को, पुराने मरीजों को काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ठीक है ना। यूनानी और आयुर्वेद ये एक ही चीज़ है, दोनों में जड़ी बूटियों से इलाज होता है, तो उसी तरीके से यूनानी में भी होता है। इनका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। इससे काफ़ी फ़ायदा जो पुराने मरीज होते हैं, खासकर जोड़ों के दर्द के हैं, बुखार, सर्दी, खांसी के हैं, इनको काफ़ी अच्छा फ़ायदा होता है। पर डे कितने पेशेंट आने की? पर डे लगभग 50-60 मरीज हो जाते हैं। कभी कभी ज़्यादा हो जाए तो 70-80 भी हो जाते हैं। सामान्य तौर पर 50 मरीज डेली आते हैं, इससे कम नहीं होते हैं। इसमें स्टाफ इसमें सब है, चिकित्सक नहीं है अभी। मैं यहाँ पर प्रभारी हूँ, तो मैं औषधालय चला रहा हूँ। अभी चिकित्सक काफ़ी दिन से नहीं है, वो रिटायर हो चुके हैं। अब कोई नए चिकित्सक की भर्ती होगी तो वो आएंगे। बिना चिकित्सक के संचालित हो रही यूनानी क्लिनिक में मरीजों को कितना लाभ मिल पा रहा होगा, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। हैरत की बात यह है कि जिम्मेदार अधिकारी मूक दर्शक बने हुए हैं। दीक्षितपुरा क्षेत्र से लापता हुई नाबालिग लड़की के मामले में अग्रवाल समाज और हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने कोतवाली थाने का घेराव किया। लड़की के परिजनों ने एक गैर हिंदू युवक पर उसका अपहरण करने का आरोप लगाया है। कोतवाली थाने में प्रदर्शन करते हुए अग्रवाल समाज के लोगों और हिंदू धर्म सेना कार्यकर्ताओं ने लव जिहाद के एक मामले में पुलिस के द्वारा उचित कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि दीक्षितपुरा क्षेत्र से एक 15 वर्षीय लड़की लापता हुई है, जिसे एक गैर हिंदू लड़का बहला फुसलाकर अपहृत करके ले गया है, लेकिन पुलिस द्वारा इस मामले में उचित कार्यवाही नहीं की गई। कोतवाली थाने के अंतर्गत दीक्षितपुरा क्षेत्र की रहने वाली एक नाबालिग हिंदू बच्ची को एक मुस्लिम युवक ने हिंदू नाम रखकर इंस्टाग्राम में दोस्ती करी और उसका लगभग 3 दिन हो गए हैं अपहरण करके ले गया है अज्ञात स्थान पर। और अभी तक पुलिस, जबकि एफआईआर दर्ज है इस मामले में, इसके बाद पुलिस अभी तक उनकी तलाश करने में नाकाम रही है। बच्ची क्योंकि नाबालिग है, अग्रवाल समाज की है, इसको लेके पूरा अग्रवाल समाज भी आंदोलित है। आज हम लोगों ने हिंदू धर्म सेना के माध्यम से अग्रवाल समाज के साथ मिलकर यहाँ पर एक कोतवाली जो सीएसपी उनको एक ज्ञापन सौंपे है कि उस हिंदू बच्ची की जल्द से जल्द उसको बरामद किया जाए और उस मुस्लिम युवक को गिरफ्तार करके धर्मांतरण, लव जिहाद जैसा कठोर कार्रवाई की जाए, नहीं तो समस्त
हिंदू संगठन और अग्रवाल समाज के लोग मिलकर उग्र आंदोलन करेंगे इस विषय को लेकर। इंस्टाग्राम पे उसने दोस्ती करके और उसके आधार पे वो लेके भागा हुआ है और पुलिस की कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ कोतवाली थाने आए हुए हैं और ज्ञापन दिया है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई की जाए। CSP साहब ने आश्वासन दिया है कि हम उस पर कार्रवाई कर चुके हैं और हमारी एक टीम जा चुकी है। 2 दिन में के अंदर आपको उसका परिणाम हम देंगे। में पीड़ित परिवार की तरफ से बच्ची के गुम होने की रिपोर्ट दर्ज की गई है, जिस पर धारा 363 का एक मुकदमा दर्ज किया गया थाना कोतवाली में। इसमें अभी विवेचना जारी है और बच्ची की कॉल डिटेल के आधार पर जिन जिन लोगों से उस बच्ची की बात हुई है उनकी तलाश की जा रही है और उसके संबंध में जानकारी एकत्रित की जा रही है। एक हमारी पुलिस टीम रवाना हो चुकी है दस्तयाबी के लिए और जैसे ही साक्ष्य आते हैं उस आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाँ, बच्ची की उम्र अभी 18 से कम बताई गई है। दस्तयाब होने पर और संबंधित दस्तावेज देखकर ये सही जानकारी मिल जाएगी। पुलिस ने उचित कार्यवाही करने का आश्वासन दिया है। घमापुर के पास दंगल मैदान टंकी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में चल रहे सुधार कार्य के चलते क्षेत्र में जल आपूर्ति बाधित हो रही है। अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही पेयजल आपूर्ति व्यवस्था सामान्य हो जाएगी। घमापुर दंगल मैदान में स्थित पानी की टंकी की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में लीकेज हो जाने के कारण क्षेत्र की जल आपूर्ति व्यवस्था प्रभावित हो रही है। नगर निगम के जल विभाग ने पाइपलाइन के सुधार का कार्य प्रारंभ कर दिया है। पाइपलाइन का ज्वाइंट बदला जा रहा है। ये यहाँ पे पाइपलाइन बैंड टूटा हुआ था, उसका सुधार कार्य हो रहा है। कहाँ की सप्लाई बंद है? नहीं, इसमें ये डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सप्लाई कोई भी बंद नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है? हाँ। कब तक चालू हो जाएगा? ये शाम तक काम हो जाएगा। यहाँ पे नगर निगम का पाइपलाइन की रिपेयरिंग हो रही है। कल बहुत बड़ा लीकेज था यहाँ पे, इसको ठीक कर रही है नगर निगम की टीम। सुधार कार्य में लगे कर्मचारियों का कहना है कि जल्द ही जल आपूर्ति बहाल हो जाएगी। ओमती थाना अंतर्गत रसल चौक के समीप एक होटल के सामने निजी अस्पताल में कार्यरत नर्स को एक युवक ने गोली मार दी। घायल युवती को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा लग रहा है। हालांकि विवेचना के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। रसल चौक में बुधवार की सुबह उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब क्षेत्र में स्थित एक होटल के सामने एक युवती को युवक ने गोली मार दी। घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार हो गया। वहीं घायल युवती को गंभीर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के अनुसार युवती रसल चौक स्थित एक निजी अस्पताल में नर्स है और आरोपी से उसकी दोस्ती थी। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ प्रतीत हो रहा है। हालांकि जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो सकेगी। आज सुबह लगभग 9:30 पौने 10 के आसपास हमें सूचना मिली थी कि रसल चौक के पास में किसी लड़के ने किसी लड़की को गोली मार दी है। तो उसमें टीम आई थी, तो उसमें जो पीड़िता है उनको अस्पताल ले आया गया है और उनका इलाज चल रहा है। बाकी आगे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, ठीक है, कि कौन लड़का है, कैसा क्या है, तो आगे सारी चीज़ें इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं। अभी जो हमें पता चला है कटनी की रहने वाली यहीं जबलपुर अस्पताल में ही वो नर्सिंग का काम करती थी। भैया सामने अभी वो कुछ कहने की स्थिति में है नहीं, तो अभी जैसे चीज़ें क्लियर होंगी फिर आगे इन्वेस्टिगेशन में आएंगे सब। पुलिस के द्वारा आरोपी की तलाश की जा रही है। साथ ही क्षेत्र में लगी सीसीटीवी कैमरे के फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं। सुहागी पुरानी बस्ती में एक पुत्र ने चाकू घोंपकर अपने पिता की हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार घरेलू विवाद के कारण नाबालिग बेटे ने इस वारदात को अंजाम दिया। फिलहाल उसकी तलाश की जा रही है। सुहागी क्षेत्र की पुरानी बस्ती में अजय वंशकार नाम के व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। कत्ल की इस वारदात को अजय के नाबालिग बेटे ने ही अंजाम दिया है। आधारतार पुलिस के अनुसार बीती रात अजय अपनी पत्नी के साथ मारपीट कर रहा था। उसी दौरान उसका बेटा बीच बचाव करने आया तो उसने उसे भी मारा पीटा। लिहाजा उसी बीच बेटे ने चाकू उठाकर पिता के सीने में घोंप दिया। आधारताल थाने में कल की घटना है जिसमें एक नाबालिग बच्चे ने अपने फादर का मर्डर कर दिया है और अभी पूरे प्रकरण की पुलिस जांच कर रही है। एक्चुअली घर में घरेलू विवाद को लेकर घटना हुई है और आगे की इन्वेस्टिगेशन में जैसे साक्ष्य आएंगे उस आधार पर कार्रवाई की जाएगी। पुलिस के द्वारा मामले की विवेचना की जा रही है। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए BTV न्यूज़।